हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। देश में कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, ये दायरा लगातार फैल रहा है। आज की सबसे बड़ी खबर यही है, कोरोना के केस देश में 3 लाख के पार जा चुके हैं। ताजा आंकड़ा यह बताता है कि कोरोना के कुल केसेस 3,08,993 अब हो गए हैं भारत में। अब तक कुल 8,884 लोगों की कोरोना ने जान ले ली है। 24 घंटे में, केवल 24 घंटे में अगर बात करें तो 11,458 नए केसेस आ चुके हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इससे पहले 24 घंटे में इतने बड़े स्तर पर केसेस कभी नहीं आए। वहीं 24 घंटे में कुल 386 लोगों की जान भी जा चुकी है। 386 लोगों ने अपनी जान गंवाई है कोरोना से केवल 24 घंटे में। देश भर में 24 घंटे में कोरोना के 11,458 नए केसेस सामने आ चुके हैं। वहीं केवल 24 घंटे में 386 लोगों की जान जा चुकी है। 11,458 हो चुका है कुल मिलाकर मौत का आंकड़ा पिछले 24 घंटे में। हमारे साथ दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के एमडी डॉक्टर बलविंदर सिंह मौजूद हैं। इस पूरे मामले में बलविंदर साहब से हम तफसील से जानकारी लेंगे और पूछेंगे कि आखिर दिल्ली खासतौर पर कहां चूक रही है। इसके अलावा ब्रुकिंग्स इंडिया की पूर्व रिसर्चर और डायरेक्टर शमिका रवि हमारे साथ मौजूद है। शमिका रवि एक जाना पहना चना चेहरा बन गई है कोविड के दौर में, क्योंकि हर रोज वो बाकायदा ग्राफ के जरिए इस ग्राफ को ऊपर और नीचे जाता हुआ देश को बताती हैं। साथ ही ग्राउंड जीरो पर भी हमारे संवाददाता मौजूद हैं। लेकिन भारत में कोरोना के कब कितने केसेज आए सामने, ये पहले देखिए। पहला केस भारत में आया 30 जनवरी को। 7 मई को 50,000 मामले थे कुल मिलाकर भारत में। फिर यह आंकड़ा 19 मई तक पहुंच गया 1 लाख, 2 लाख 3 जून तक पहुंचा और 3 लाख यानी कि आज 13 जून हो चुकी है, आंकड़ा पहुंच चुका है। तो कुल मिलाकर पहले केस से लेकर अब तक आप देखिए कितनी जल्दी ये संक्रमण बढ़ा है। खासतौर पर अगर हम 19 मई के बाद से देखें, 19 मई उसके बाद 3 तारीख, लगातार ये जो डबलिंग रेट है, हालांकि यह आंकड़ों में भले ही कम दिखा रहा हो, लेकिन यह दिखाता है कि संक्रमण कैसे फैला है। पहला केस 30 जनवरी को आया, जो कि हमने आपको बताया। उसके बाद 50,000 केस आ गए 7 मई को। देखिए हर दिन का आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं, लेकिन केवल 12 दिन लगे 50,000 से 1 लाख पहुंचने में। धीरे धीरे दिन कम होते चले गए, फिर केवल 15 दिन लगे 1 लाख से 2 लाख होने में, यानी कि 15 दिनों में हमने 1 लाख से 2 लाख का आंकड़ा पार कर लिया। 10 दिन लगे हमें 3 लाख होने में। मतलब कि आप देखिए 12 दिन, 15 दिन, 10 दिन, लगातार दिनों की रफ्तार कम हो रही है। संक्रमण का दायरा लगातार बढ़ रहा है। जो काम हम लगातार 3 या 4 दिन में कर रहे थे, वो अब 24 घंटे में कर रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना का अपडेट जान लीजिए। अब भी टॉप पर अमेरिका है 21 लाख से ऊपर, यहां पर कोरोना के मरीज हैं 1 लाख से ऊपर। तो पहले ही, बहुत पहले ही यहां पर कुल मिलाकर लोगों की जान जा चुकी है। ब्राजील नंबर 2 पर है। बहुत कम वक्त में ब्राजील में एक भयानक सर्ज देखने को मिला है। रूस, हालांकि 5 लाख का आंकड़ा रूस में संक्रमण का है, लेकिन मौत का जो आंकड़ा है यहां पर कम है। 3 लाख मरीज ऊपर जा चुके हैं भारत के, और मौत का आंकड़ा यहां पर 8,884 है। तो भारत की बात लगातार हम कर रहे हैं, लेकिन दुनिया भर के साथ भारत का इसीलिए कंपैरिजन करना बहुत जरूरी है, अंतर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत जहां 9वें नंबर पर था, धीरे 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 आप देखिए कल हम 4थे नंबर पर भी पहुंच गए हैं। तो जैसे जैसे टेस्टिंग बढ़ रही है, वैसे ही ये भी कहना पड़ेगा हमें कि संक्रमण का दायरा भी बढ़ रहा है। लेकिन अब भी पूरे देश में जो टॉप कर रहा है राज्य कोरोना के कुल आंकड़ों में, वो है महाराष्ट्र। कुल केसेस यहां पर 1 लाख से भी ऊपर है, यानी कि कुल भारत का जो आंकड़ा है उसका 1/4 से ऊपर महाराष्ट्र के पास है। मौत यहां पर 3,717 लोगों की हो चुकी है। हालांकि अच्छी बात यह है कि एक्टिव पेशेंट्स यहां पर कम है, क्योंकि आप ठीक हुए मरीजों की अगर बात करें तो यहां पर 47,000 के आसपास है। तो ये बात सही है कि 1 लाख के आसपास कुल मिलाकर महाराष्ट्र में कोरोना का आंकड़ा है, लेकिन यह भी बात सही है कि एक्टिव पेशेंट्स अलग हैं और ठीक हुए मरीजों का आंकड़ा भी ठीक ठाक है। सीधी लिए चलते हैं आपको मुंबई, जहां मौजूद हैं जितेंद्र दीक्षित हमारे संवाददाता। जितेंद्र, कहां रणनीति में चूक रही है सरकार, क्योंकि अब तो वो इलाके मुंबई में हॉटस्पॉट बन रहे हैं जहां तक अब तक संक्रमण का दायरा नहीं पहुंचा था। जी हाँ कुमकुम, आप सही कह रही हैं। पहले ये माना जा रहा था कि जो झुग्गी बस्तियां हैं, धारावी जैसी बस्तियां, वडाला जैसी बस्तियां, वहां पर बड़े पैमाने पर इसलिए संक्रमण फैल रहा था
क्योंकि इन जगहों पर फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा था, कॉमन टॉयलेट्स का इस्तेमाल हो रहा था। लेकिन हम देखेंगे कि पिछले महीने भर में ये बस्तियां एक बड़ी हद तक खाली हुई हैं, क्योंकि जो प्रवासी मजदूर हैं वो इन्हीं बस्तियों में रहते थे और ज्यादातर ऐसे लोग अब वापस अपने अपने गृह राज्य लौट चुके हैं। अब जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं उसके पीछे एक कारण ये देखा जा रहा है कि जिस तरह से लॉकडाउन में ढील दी गई है, महाराष्ट्र सरकार ने बिगिन अगेन इसको नाम दिया है, धीरे धीरे दुकानें खुल रही हैं, इसके अलावा आवाजाही पर भी छूट दी गई है। तो हम ये देख रहे हैं कि इस दौरान फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है। बाजारों में भीड़ नजर आ रही है, क्योंकि लोकल ट्रेनें चल नहीं रही हैं, तो जो बेस्ट की बसें सीमित संख्या में हैं, स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसें, उनमें काफी भारी भीड़ हो रही है। तो इस वजह से भी एक कारण ये माना जा रहा है कि ये संक्रमण फैल रहा है। दूसरी अहम बात ये कि अब मानसून ने महाराष्ट्र में दस्तक दे दी है और आज रात तक या फिर कल तक जो है मुंबई में बरसात शुरू हो जाएगी और इसके साथ ही आशंका जताई जा रही है कि मानसून के मौसम में वातावरण में नमी काफी रहती है, जिससे कि ये वायरस और तेजी से फैल सकता है। तो एक तो ये आशंका है कि आने वाले दिनों में हफ्ते 10 दिन में जो है ये आंकड़ा बेतहाशा बढ़ सकता है और इससे शहर के हेल्थ केयर सिस्टम पर और ज्यादा लोड आएगा। दूसरी समस्या ये है कि मानसून के आने के साथ ही हर साल हम मुंबई में देखते हैं कि बड़े पैमाने पर डेंगू मलेरिया के मामले भी बढ़ जाते हैं, तो वो भी रहेगा। और इसके साथ ही चूंकि वायरल फीवर होते हैं, सर्दी खांसी होती है, तो अब चूंकि कोरोना की महामारी फैली हुई तो कई लोग इस बात से आशंकित हो जाएंगे कि कहीं उन्हें कोरोना तो नहीं होगा, ऐसे लोग अस्पताल की दौड़ लगाएंगे या टेस्ट करने के लिए जाएंगे। जितेंद्र, और सिर्फ मुंबई की नहीं है, देश भर में भी है। हल्का भी गले में तकलीफ होती है या खांसी होती है, जुकाम होता है, बुखार होता है, तो आदमी को लगता है, मरीज को लगता है कि इसे कोरोना हो गया है, वो अस्पताल चला जाता है, टेस्ट के लिए जोर डालता है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो स्वास्थ्य सिस्टम है उस पर दबाव बनता है। और मुंबई में ये होगा तो जाहिर तौर पर स्थितियां और मुश्किल होंगी। हमारे साथ दिल्ली से अंजलि लगातार मौजूद है, दिल्ली का भी ग्राउंड जीरो का हाल आपको बताएंगे, लेकिन शमिका रवि के पास आपके लिए पहले लिए चलते हैं। शमिका रवि, मैं आपके पास इसलिए आ रही हूं इस सवाल के साथ क्योंकि आप हर दिन एक सर्च दिखाती हैं, एक कर्व दिखाती हैं देश को, जिससे कि एक अनुमान लगता है डेटा के लिहाज से कि हम कहां हैं और कहां जाने वाले हैं। 31 जुलाई कोरोना केस का आप 31 जुलाई तक क्या अनुमान देखती हैं? यह सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि दिल्ली में यह दावा किया जा रहा है कि 31 जुलाई तक 5 लाख केसेस हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो जानना ये जरूरी है कि जो पहले अनुमान लगाए गए थे उसके कंपैरिजन में जो एक्चुअल इन्फेक्शन रेट होता है वो काफी कम होता है। अच्छा, ये हम लोग सिर्फ पीसीआर टेस्ट के बेसिस पे कह रहे हैं, क्योंकि जो एंटीबॉडी टेस्ट आईसीएमआर ने रिलीज किया उसके अनुसार तो इन्फेक्शन काफी है, मच मोर देन जो हम लोग पीसीआर के थ्रू देख रहे हैं। लेकिन अभी पीसीआर की बात करते हैं क्योंकि उसी के बेसिस पे ये जो प्रेडिक्शंस प्रोजेक्शंस जो फ्यूचर वाले हैं वो डिपेंडेंट हैं। इसमें देखिए कई लोकल लेवल पॉलिसीज, इसमें इंडिविजुअल बिहेवियर, माइग्रेंट्स का वापस जाना, डिफाइंग सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स। फिर अभी मेरे ख्याल से ये देखना होगा हम लोग को कि अभी जैसे 10,000 जो नए केस आ रहे हैं ऑन एन एवरेज डेली, वो आ किधर से? और अभी भी देखेंगे आप कि हालांकि ये इन्फेक्शन पूरे देश में अब फैल चुका है, लेकिन अभी भी 70% जो टोटल नए केसेस हैं वो अभी भी हमारे मेजर हॉटस्पॉट से आ रहे हैं, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली में ये प्रॉब्लम अब और भी बढ़ रहा है। लेकिन इन जगहों में जहां पे स्क्रूटनी भी ज्यादा है, टेस्ट भी हो रहे हैं, मीडिया स्क्रूटनी भी काफी है, इन जगहों में भी डेथ रेट अगर आप ग्लोबल डेथ रेट से कंपेयर करती हैं तो पता चलेगा कि हमारा डेथ रेट काफी लो है। आप समझिए इंडिया का यूके, इंग्लैंड के कंपैरिजन में हमारा 100, मतलब उनका 100 गुना ज्यादा डेथ रेट। तो अगर एक कॉन्टेक्स्ट में इसको समझना थोड़ा जरूरी हो जाता है। और दूसरा ये है कि अभी भी अगर हॉटस्पॉट से नए केसेस आ रहे हैं तो हमारे मैनेजमेंट में क्या चूक है, और इसमें थोड़ा सा ये समझना होगा कि देखिए हमारा करीब 75%, 3/4 जो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्राइवेट सेक्टर। और ऐसे टाइम में आप देख ही रही हैं कि लोकल लेवल पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट सेक्टर के बीच कितना तनाव है, कितना मिसट्रस्ट है। आप प्राइवेट हॉस्पिटल पे एफआईआर ठोके जा रहे हैं, उधर से आपको लीगल नोटिसेस आ रही है कि भाई टेस्टिंग फ्री करिए, फिर हुआ कि टेस्टिंग इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज। इसमें क्या हो जाता है, ऐसे माहौल में जो अभी जरूरी है जो इन्फेक्शन को कंट्रोल में लाना और सारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार रखना,
जितना टेस्टिंग हो सके उतना करना, नंबर्स नहीं छुपाना। शमिका जी, इसका मतलब हमने लॉकडाउन से क्या हासिल किया? अगर आज भी प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में सामंजस्य नहीं है, आज भी स्थानीय प्रशासन ऊपर बैठे अधिकारियों में सामंजस्य नहीं है, तो देश ने अगर सख्त 40 दिन का लॉकडाउन देखा तो उस प्रशासन ने क्या होमवर्क किया, क्या तैयारी की? इन सब पर करेंगे बात। दिल्ली पर भी होगी चर्चा, क्योंकि दिल्ली में डबलिंग रेट लगातार बढ़ रहा है। लेकिन इससे पहले दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के एमडी डॉक्टर बलविंदर सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आप लोग तो इस समय देवता जैसे हो गए हैं। कोई भी डॉक्टर अगर टीवी पर दिखता है तो लोग एकदम चैनल रोक देते हैं और सुनने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि डॉक्टर साहब बोल क्या रहे हैं। इस बात पे अब कोई दो राय नहीं है कि लगातार हॉटस्पॉट्स ही हैं देश के, जहां पर आंकड़े बढ़ रहे हैं। इसको भी मानना पड़ेगा कि देश में वायरस का जो दायरा है वो बड़ा है, ये अब टियर 2 सिटीज तक पहुंच गया है। अब क्या कीजिएगा जब ऐसा मौसम आ रहा है, जब सर्दी खांसी होती ही होती है, मलेरिया, टाइफॉइड, चमकी बुखार बिहार के इलाकों में होता ही होता है। हम किस तरह के वक्त से जूझ रहे हैं? हाँ, देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी देशवासियों को, खास करके दिल्ली वासियों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि इस समय जो कोरोना बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। लॉकडाउन में हमें बहुत सारे गेन्स हुए, बहुत फ़ायदा हुआ, लेकिन उसके बाद लॉकडाउन खुला तो मेट्रो सिटीज़ जो हैं बहुत पॉपुलेटेड सिटीज़ होती हैं, तो लोगों का मूवमेंट बढ़ता है, लोग अपने काम पे भी जाना चाहते हैं, दफ्तर भी खोल दिए गए हैं और बसेस भी कुछ खोल देगी डीटी से। इससे क्या होता है, मूवमेंट ज़्यादा होता है, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि संक्रमण तो फैलेगा ही। पर मैं सोचता हूँ कि दो चीज़ें हो रही हैं। एक तरफ तो मास फियर साइकोसिस हो रहा है लोगों में कि जरा सा उनको खांसी आता है, गला खराब होता है तो वो सोचते हैं शायद कोरोना हो गया है। आप इस बात से दिल्ली के वासियों को मैं ये कहना चाहता हूँ, बिल्कुल मत घबराइएगा। सिर्फ आपको थोड़ा सा खांसी हो गया या जुकाम हो गया या हल्का सा बुखार हो गया तो ये ऐसा नहीं है कि ये कोरोना का वायरस का इन्फेक्शन हो गया है। देखिए, ये बढ़ेगा तो डेफिनेटली बढ़ेगा। सवाल ये आता है कि हमें अपने आप को कैसे समझाना है, कंट्रोल कैसे करना है। मैं इसके बारे में थोड़ा सा कुछ कहना चाहता हूँ, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। देखिए, सबसे पहले एक किसी भी तरह का अपने माइंड में पैनिक मत रखिएगा। मैं दिल्ली वासियों को कहना चाहता हूँ, देखिए, पैनिक रखने से क्या होता है कि आप हॉस्पिटल की तरफ भागेंगे तो उसमें क्या होता है कि मेडिकल सर्विसेज के ऊपर एक स्ट्रेस आता है। जो एक्चुअल मरीज कोरोना का होता है उसकी क्लिनिकल पिक्चर जो होते हैं, लक्षण बहुत अलग होते हैं जो आजकल बाकी जो है जुकाम वगैरह जैसे इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस होती है। एक चीज़ और देखना है, अभी दिल्ली के अंदर आपने देखा होगा कि मौसम जो है कभी तो धूप कभी बरसात और साथ में थोड़ी ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है और मौसम इस समय मेरे हिसाब से वायरस के लिए भी फैलने के लिए थोड़ा कंड्यूसिव है। ऐसे मौसम में वायरस फैलता है। लेकिन एक चीज़ और देखिए, हमें अपना इतिहास नहीं भूलना चाहिए। जैसे मैं मेडिकल साइंसेस को इन्हीं बीमारियों को लेके कह रहा हूँ, इन दिनों में डेंगू का वायरस, चिकनगुनिया का वायरस, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, टाइफाइड का फीवर, स्टमक इन्फेक्शंस, ये सब चीजें बढ़ जाती हैं। तो कुल मिलाके कि बिल्कुल मत घबराइएगा, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिएगा, टेलीफोन पे भागिए मत अस्पतालों की तरफ। दूसरा, जहाँ तक सरकार और ये भी दर्शकों को साफ करना बहुत जरूरी है कि अगर कोरोना पॉजिटिव कोई परिवार में हो भी गया तो घबराने या बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल सस्ती दवाइयों के साथ घर पर ही क्वारंटीन होकर खुद को ठीक कर सकते हैं। कई केसेस ऐसे देखे हमने देश में जो 5 दिन और 6 दिन में भी ठीक हुए हैं। तो देश में संक्रमण का दायरा लगातार बढ़ रहा है। 3 लाख से ऊपर जा चुका है देश भर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा। और सबसे बड़ी बात यह है कि देश की राजधानी दिल्ली में हाल बेहाल है। केसेस यहां पर 36,824 आ चुके हैं। अब तक मौत 1214 लोगों की हो चुकी है। ठीक हुए मरीजों का आंकड़ा 13,300 के आसपास है। हमारे साथ लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता बने हुए हैं। लेकिन शमिका रवि के पास एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं, क्योंकि डेटा एनालिसिस में कोरोना को लेकर, कोविड को लेकर इनका कोई सानी नहीं है। शमिका, मुंबई से ज्यादा रफ्तार अब दिल्ली में देखी जा रही है, आपको क्या वजह लगती है इसकी? दिल्ली में देखिए, शुरुआत से ही एक जो इन्फेक्शन रेट है वो काफी हाई रहा है। मतलब अगर 100 टेस्ट में से कितने पॉजिटिव कंफर्म्ड आते हैं, और ये जो नंबर है अभी काफी, आप समझिए 10 हफ्ते से ज्यादा से ये काफी हाई था, लेकिन टेस्टिंग उस हिसाब से ज्यादा हुई नहीं। हमारी जो टेस्टिंग रेट है वो दिल्ली में काफी लो रही है और उसके कारण हुआ ये कि मुझे लगता है कि अंदर अंदर इन्फेक्शन, ये जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो सकता है बहुत ही कम रहा हो, जो कि टेस्टिंग डेटा से भी हम लोग देख सकते हैं। इसका मतलब जो अंदर अंदर इन्फेक्शन जो बढ़ा है उसका एक अनुमान शायद राज्य सरकार ठीक तरह से लगा नहीं। दैट इज नंबर 1। और नंबर 2 ये है कि अभी हो क्या रहा है कि ऐसा नहीं कि तैयारियां नहीं हुई हैं, तैयारियां जरूर हुई हैं। लॉकडाउन का काफी समय मिला हर सरकार को, लेकिन ये सिटीजन तक ये जो इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पा रही है,
ये लगातार जो ये गैप हम देख रहे हैं बिटवीन एक जो एस्टिमेटेड हमारे पास इतने बेड्स हैं और लोग जब पता कर रहे हैं तो बेड्स की कमी है, ये लोकलाइज्ड इंफॉर्मेशन ब्लॉक लेवल पे कहाँ टेस्टिंग होता है, कहाँ क्वारंटीन फैसिलिटी है, कहाँ पे बेड्स अवेलेबल है, ये रियल टाइम इंफॉर्मेशन देखिए सिटीजन्स को जब तक नहीं मिलेगा ये। और एक तरह से देखिए कि मीडिया का भी रोल थोड़ा सा इसमें क्वेश्चनेबल रहा है, क्योंकि रिपोर्टिंग जो है काफी हद तक इररिस्पॉन्सिबल और सेंसेशनल सी रही है। इससे क्या होता है कि जो अभी डॉक्टर साहब बोल रहे थे, इससे पैनिक बहुत बढ़ गया है। मुझे लगता है दिल्ली में लोगों को सही इंफॉर्मेशन देना, रियल टाइम इंफॉर्मेशन देना बहुत ज्यादा जरूरी है और वो हो नहीं रहा है। दैट इज नंबर। तो दूसरा ये भी है कि अगेन प्राइवेट सेक्टर के साथ ये जो मिसट्रस्ट का एनवायरनमेंट है, इसको अभी आई थिंक रिजॉल्व करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि हमारा ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली में हेल्थ का जो है वो प्राइवेट है। तो उनके साथ अगर मिल के नहीं चलती है राज्य सरकार, तब लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा इसको मैनेज करना। तो एबीपी न्यूज पर लगातार बड़ी कवरेज जारी है। दिल्ली से हमारे साथ सफदरजंग अस्पताल के एमडी डॉक्टर बलविंदर सिंह मौजूद हैं। ब्रुकिंग्स इंडिया के पूर्व रिसर्च डायरेक्टर शमिका रवि हमारे साथ मौजूद है। ग्राउंड जीरो पर हमारे साथ हमारे दो संवाददाता मौजूद हैं, मुंबई से जितेंद्र दीक्षित और दिल्ली से अंजलि सिंह। इन सब के बीच आपको बता दें, आज देश में संक्रमण का दायरा 3 लाख के पार पहुंच गया है। इसीलिए ये जरूरी थी बहस हम आपके लिए लेकर आए हैं। जो हमारे साथ अंजलि लगातार काफी देर से मौजूद है। अंजलि, दिल्ली में तो डबलिंग रेट अब मुंबई से आगे बढ़ गया है, क्या स्थिति है ग्राउंड जीरो की? हॉटस्पॉट्स लगातार बढ़ रहे हैं दिल्ली में। जी देखिए, बिल्कुल कुमकुम, दिल्ली के लिए स्थिति चिंताजनक है और एक छोटे से आंकड़े से आपको समझाना चाहेंगे कि 1 जून को जो बात करें, दिल्ली में कुल आंकड़े थे 20,834 और आज के अगर 12 जून तक के आंकड़ों की बात करें तो 36,824 पॉजिटिव केसेस हो गए। यानी ये 16,000 पॉजिटिव केसेस का उछाल है जो कि सिर्फ 12 दिनों के अंदर आया है। तो जाहिर सी बात है चिंताजनक आंकड़े हैं, लेकिन इसके साथ साथ अब इन तमाम चीजों से निपटने की तैयारी भी पुरजोर तरीके से करनी होगी। कल दिल्ली के एलजी ने एक बैठक ली जिसमें एक 6 सदस्यीय समिति का गठन भी किया गया है, जिसमें एम्स के डायरेक्टर शामिल हैं, एनडीएमए के ऑफिसर शामिल हैं, आईसीएमआर के ऑफिसर शामिल हैं और अब पूरा जो फोकस है दिल्ली में वो इसी बात पर है कि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा सके। और साथ ही साथ जहां तक बात करें, एक अहम समस्या जो दिल्ली में अभी सामने आ रही है वो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की है, क्योंकि जब इतने ज्यादा मामले एक साथ सामने देखने को मिल रहे हैं तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लोगों को ये भी नहीं पता चल पाता है कि वो संक्रमित कहां से हुए। लेकिन जिस तरह का दायरा संक्रमण का दिल्ली में बैठा है, हम कैसे माने कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग अभी तक सही हुई है दिल्ली में? इतनी जल्दी इतनी रफ्तार दिल्ली ने पकड़ी है, उसकी वजह यह है कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग अब तक सही नहीं हुई है। मैं आगे भी जानकारी आपसे लूंगी। तो हमारे साथ लगातार एमडी डॉक्टर बलविंदर सिंह मौजूद हैं जो कि सफदरजंग अस्पताल से। बलविंदर जी, एक डिटेल्ड रिपोर्ट हमने दर्शकों को दिखाई मास्क को लेकर। ये मास्क जो आपका सबसे बड़ा हथियार है कोरोना के खिलाफ, सबसे बड़ा कैरियर भी बन सकता है। मैं चाहती हूं आसान भाषा में, डॉक्टरी अंदाज में आप बताएं दर्शकों को कि कैसे हमें मास्क से भी कुछ को बचाना है, ये हमें बचा भले ही रहा हो। हाँ जी, देखिए ये कुमकुम जी बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। मास्क जब कोई भी आदमी पहनता है तो मास्क को पहनने का एक तरीका है और उसको उतारने का भी एक तरीका है। जब आप मास्क पहने, अगर आप ट्रिपल प्लाई मास्क पहनते हैं जो अक्सर बहुत लोग पहन रहे हैं, आप इसको पहनिएगा सुबह एक बारी और फिर उसके बाद इसको आप दोबारा जो है कम से कम 8 घंटे तक जरूर पहनिए। 8 घंटे के बाद आप इसको डिस्कार्ड कर दीजिएगा। या आप सुबह पहन के जाते हैं, शाम को आके उसको उतारेंगे तो इसको अगले दिन यूज मत करिएगा मास्क। देखिए आपने तो 72 घंटे बताया मास्क पे या इनएनिमेट प्रोजेक्ट से, तो कुछ ऐसी स्टडीज हैं ये कम से कम 1 हफ्ते तक, 1 सप्ताह तक जो है ना वायरस जो है इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग मास्क पे सर्वाइव कर सकता है। दूसरी चीज ये कि घर पे जाते ही इस मास्क को आपने घर के अंदर एंटर नहीं करना है। इसको पहन के कोशिश करें कि बाहर कोई डस्टबिन है तो उसमें इसको डिस्कार्ड करें। अगर आप घर के अंदर जाते हैं तो इसको घर के अंदर जाके सबसे पहले डस्टबिन में डालें जो कि ढका हुआ हो और इमीडिएटली अपना आप हाथ जो है ना उसको हाथों को वॉश करें, फेस को वॉश करें, उसके बाद आप अपने घर में एंटर करें। और मास्क को उतारने का एक तरीका है, मास्क को बिल्कुल आराम से ऊपर कान के ऊपर से उतारें पहले, उसके बाद नीचे से उतारें और अपनी आंखों को बिल्कुल टच ना करें, किसी और के शरीर के हिस्से को टच ना होता हुआ आप बिल्कुल सीधा जाके उसको बड़े आराम से धैर्य से उसको डस्टबिन में डालें। और देखिए मास्क उतारने के साथ एकदम आपको अभी जैसे आपने बताया कि उसके सरफेस के बाहर की तरफ वायरस रहता है तो वो डेफिनेटली आपके हाथों में भी लगेगा। तो अगर आप हाथ नहीं धोते तो आप तो भी रिस्क में रहते हैं। तो अभी हम थोड़ी देर पहले चर्चा यही कर रहे थे कि भी अपने आप को कैसे बचाना है। आप अपने आप को बचा के रखिएगा
दूसरा अपने आप बच जाएगा। सभी को ऐसे सोचना है। बहुत अच्छी बात डॉक्टर बलविंदर आपने बोली कि आप खुद को बचाएंगे तो दूसरा अपने आप बच जाएगा। लेकिन शमिका हमारे साथ लगातार मौजूद है और शमिका से जब भी बात होगी, बात डेटा पर होगी, बात उस कर्व पर होगी। शमिका, आज जब हम 3 लाख का दायरा पार कर चुके हैं, क्या वाकई आने वाला 1 महीना ऐसा है जिसमें हमें डरने की जरूरत है? क्योंकि डरेंगे तभी बचेंगे। देखिए, डरना अगर इट लीड्स टू अ बेटर बिहेवियर कि आप मास्क पहने, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर होता है, वो मेंटेन करना अभी सिटीजन्स को भी बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन चूंकि मास्क पे आपने इतना एक अच्छा एक डॉक्यूमेंट्री, ये स्टोरी दिखाया, लेकिन ये एक बात अंडरलाइन करना बहुत जरूरी है कि अभी जितने ये जो फार्मास्यूटिकल जो इंटरवेंशंस हैं, इसमें से सबसे ज्यादा इफेक्टिव मास्क को ही देखा गया है। तो मास्क पहनना बहुत जरूरी है। उसका राइट हाइजीन जो है, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी समझाया, या फिर WHO के गाइडलाइंस है, वो फॉलो करना जरूरी है। उसका एजुकेशन हम लोग सबको चाहिए, लेकिन मास्क बहुत इफेक्टिव है और पहनना बहुत जरूरी है। एबीपी न्यूज पर लगातार बड़ी कवरेज जारी है। हम लगातार आपको बता रहे हैं कैसे संक्रमण का दायरा लगातार देश भर में बढ़ रहा है। मास्क की बात हम कर रहे हैं, मास्क से भी आपको खतरा हो सकता है और ये मास्क की क्वालिटी पर बहुत हद तक निर्भर करता है, क्योंकि अब हमारे देश में मास्क ठेलों में बिकने लगा है। इसकी क्वालिटी क्या है किसी को क्या पता। यानी लोगों ने आत्मनिर्भर बनने के लिए आपदा में अवसर तो खोज लिया, लेकिन ऐसे अवसर में लोगों की जान से खिलवाड़ हो सकता है। अगर ये सोचोगे ना कि ब्लैक कलर ले लूं, गंदा ही नहीं होगा, फिटिंग आ जाएगा। ये फाइल लगा के मत लेना, फाइल लगा के मत लेना। नहीं हो तो जैसे आप ठेले पर आलू, प्याज, टमाटर या कोई दूसरी सब्जी लेने जाते हैं, वैसे ही अब ठेले पर मास्क भी बिक रहे हैं। 20 का नोट दे दो। अरे यार, तुम्हें खुले चाहिए ना, खुले ले लो यार। ये दिल्ली है और ठेले पर मास्क बेचने वाले ये है मनोज। मनोज के ठेले पर मास्क खरीदने वालों की अपनी अलग डिमांड है। अलग अलग कलर, साइज और दाम में मास्क उपलब्ध हैं। बाहर भले ही आपको एक N95 मास्क 150 रुपए का मिल रहा हो, लेकिन यहाँ सिर्फ 25 से 30 रुपए का। तो ये N95 कितने का है? रेट तो यहाँ सही है यार। इसका मतलब कितने भैया दिन भर में आ जाते हैं 50 लोग। लोगों के अंदर लगता है जागरूकता हो रही है। जागरूकता हो रही है, हाँ भैया, लोग खरीद रहे हैं मास्क के प्रति। हाँ, अच्छा, जैसे कि बहुत सारे आपके पास अलग अलग कलर के मास्क हैं, जैसे ये मेरे पास मास्क है व्हाइट कलर का N95, तो ये कितने का है? 25 रुपए। अच्छा, और अलग अलग वैरायटी के अलग अलग रेट के आपके पास मास्क हैं? सबके अलग अलग रेट। ठेलों पर मास्क बेचते केवल मनोज अकेले नहीं हैं। ऐसे ठेले देश में रोज न जाने कितनी जगहों पर लगते हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि एक तो संक्रमण की इतनी बड़ी मार और ऊपर से बिना किसी मान्यता, बिना किसी टेस्टिंग और बिना किसी अप्रूवल के इतनी भारी मात्रा में सड़कों पर मास्क, क्या खतरा नहीं है? यह मास्क बेचने की सस्ती दुकान नहीं है, बल्कि ये बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि इन ठेलों से मास्क खरीदने वाले उन्हें छू छू कर देख रहे हैं। कुछ लोग तो उन्हें चेहरे पर लगाकर भी देख रहे हैं। तो हमारे साथ डॉक्टर बलविंदर लगातार मौजूद हैं, MD सफदरजंग अस्पताल से। शमिका रवि से भी हम बात करेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, मास्क तो हमारे शनिवार इतवार की बाजार में अब ऐसे हो गए जैसे सेब और अमरूद है। लोग छू छू कर, दबा दबा कर देखते हैं कि कितना अच्छा है, क्या है, कैसा है। मास्क है साहब, ये इसके साथ खिलवाड़ मत कीजिए। इससे अच्छा है कि घर का कोई साफ कपड़ा आप चेहरे पर बांध दीजिए। हाँ, देखिए, ये मैं बिल्कुल, आपने ठीक कहा। अगर आप अपने घर का एक रुमाल भी अच्छे से लेके उसको बांध लेते हैं और शाम को जाके उस रुमाल को धो देते हैं और दूसरे दिन आप दूसरा रुमाल यूज़ करते हैं या धुला करते हैं, ये उससे ज़्यादा बेटर है कि ये जो मास्क अमरूद और बैंगन की तरह बिक रहे हैं सड़कों पे ठेले वालों से, उससे ज़्यादा बेहतर है। आप देखिए ना, अभी आपने कितना सुंदर एक वीडियो दिखाया जिसमें कि वो लोग उसको छू छू के देख रहे हैं और पहन के भी देख रहे हैं और फिर रख के चले जाते हैं। ये तो वायरस फैलाने जैसा हो रहा है। मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही गलत बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए। इससे संक्रमण बहुत फैलेगा। जी।
तो हमारे दो खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए, शमिका रवि हमारे साथ बनी हुई है। देश भर में कोविड के दौर में जितना सटीक डाटा के जरिए, आंकड़ों के जरिए अपडेट शमिका ने देश को दिया है, उसका वाकई में कोई सानी नहीं है। इसके अलावा डॉक्टर बलविंदर हमारे साथ बने हुए हैं। शमिका, न्यूजीलैंड का मैं जिक्र कर रही थी, बात सही है कि बहुत सारे पर्सपेक्टिव हैं, छोटा मुल्क है, टापू मुल्क है, खुद को बंद करना आसान है, फिर भी हम क्या सीख सकते हैं उससे? सीखना तो देखिए कुमकुम, सबसे बढ़िया काम उन्होंने ये किया कि एक साइंटिफिक टेम्परामेंट रखा। देखिए ये है वायरस, और ये वायरस को हम लोग पॉलिटिक्स या लोकल तूथू महमे से हम लोग ये विन नहीं कर सकते। ये वायरस बढ़ेगा, तो एक साइंटिफिक टेम्परामेंट जो होता है, जिसमें एक एक्सेप्टेंस की, देखिए हमें ये नहीं पता कितना फैलेगा, सो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना जरूरी है, इंफॉर्मेशन देना लोगों को जरूरी है। लेकिन न्यूजीलैंड का एग्जाम्पल, उससे हम लोग बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं। लेकिन आप समझिए कि जैसे त्रिपुरा है, हमारा एक राज्य है, वहां पर पॉपुलेशन न्यूजीलैंड के करीब, इट्स कंपेरेबल, 40 लाख वर्सेस 50 लाख, और वहां पर केसेस करीब 900 हैं। न्यूजीलैंड में 1100 थे। न्यूजीलैंड में 22 डेथ्स हुए थे, त्रिपुरा में शायद 2 हुए हैं। तो हमारे कई राज्य हैं जहाँ पे अभी भी ये जो वायरस है वो काफी ठीक तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है। हालांकि दिल्ली, बॉम्बे और चेन्नई, अहमदाबाद के सामने हम ये भूल जाते हैं कि बड़ा देश है और इसमें कई तरीके के सॉर्ट ऑफ एविडेंसेस निकल रहे हैं, और परफॉर्मेंस भी अगर आप देखिए अलग अलग स्टेट्स में जिस तरह से इस पे कंट्रोल किया गया है, उसमें भी बहुत फर्क है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शमिका, आप जुड़ी हमारे साथ। डॉक्टर बलविंदर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ। इन सब के बीच कोशिश हमने की कि एक बड़ी कवरेज आपके सामने हम रखें, बड़े सवालों के साथ।